हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप कई दिनों से क्या 2 दिनों से आप डिमांड कर रहे थे सर इसका पूरा सल्यूशन दीजिए। तो आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वो करवाने वाला हूँ। और हाँ, ट्रिक के साथ करवाऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक, अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी ना। चलिए शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर कहाँ से छूटा था? क्वेश्चन आपका था खंड बा का पहला वाला कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जो आपको बोलेगा उसी के विपरीत आपको मानना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 21 का पहला खंड, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला था तो इसे परिमेय मानेंगे, जो कि P/Q के बराबर है। ठीक, माना √3 एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। ठीक, और P/Q के बराबर है जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक, जहां P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, कहा है कि √3 जो है वो परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है √3 तो ये किसके बराबर है? P/Q के बराबर। किसके बराबर है? P/Q के बराबर। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि √3 जो होगा वो बराबर होगा P/Q के। इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इस Q का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Q का √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का क्रॉस मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आएगा √3Q बराबर P। जब इतना हम लोग कर लेंगे, ठीक, जब इतना कर लेंगे तो इसमें हमें क्या करना है कि इस √3 जो ये रूट के अंदर है 3, इसे हमें रूट के बाहर निकालना है। और रूट के बाहर निकालने के लिए केवल एक ही कार्य किया जा सकता है, क्या? कि दोनों तरफ हम क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ घात जो होगा वो 2 लग जाएगा, पावर 2 लग जाएगा। तो √3Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर ना। आगे, जब भी किसी चीज़ का, जैसे अगर √3 है उसका होल स्क्वायर होगा तो ये करड़ी जो है वो स्क्वायर से कट जाता है और केवल ये 3 बचता है। ठीक, क्यों कटता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 3 और रूट का मान होता है 1/2 और उसके ऊपर पहले से 2 घात है, तो ये 2 से ये 2 कट जाता है, तो इसलिए केवल क्या बचता है? 3 बचता है। यही कारण है कि अगर हम कोई चीज़ करड़ी में है और उसका पावर 2 है तो वो करड़ी और वो पावर 2 समाप्त हो जाते हैं और अंदर वाले जो उसके गिनती होती है, संख्या होती है, वो उतार दी जाती है। ठीक, तो वही यहाँ पर होगा। √3 जो है वो रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और ये Q है तो Q, और Q पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर बराबर, ये हो गया P²। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि ये जो 3 मल्टीप्लाई है, जब बीच में कोई भी 2 संख्या हो और बीच में पूछे कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, तो आपको हमेशा क्या बताना है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई इस
बराबर के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, क्यूब स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 अर्थात बटा 3। जब यहाँ तक हो जाएगा तो इसे बना देंगे समीकरण 1 और इसी के बाद क्वेश्चन हो जाएगा क्या, समाप्त। मतलब जो लिखना है अब लिखना शुरू वाला, अब लिखने वाला कार्य करना है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई संख्या है जैसे 10 है और 10 में अगर हम 2 से भाग दें, 10 में अगर हम 2 से भाग दें तो ये कटेगा कि नहीं, आप कहेंगे कटेगा सर। ठीक, 2 से अगर 10 में भाग दें तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, कटेगा ना। अगर इसी 10 का हम वर्ग करते, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और उसी 100 में अगर फिर हम 2 से डिवाइड दें तो बताइए ये 100 कट जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे कटेगा सर, 50 बार में कट जाएगा। तो वही मेथड यहाँ पर लगेगा। ये पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर के स्थान पे हम मान लेते हैं क्या है 100 है, तो जब 100 में 2 से भाग दिए ये कट गया तो 50 आया, और जब उसी का वर्गमूल अगर निकाल दें तो 10 हो जाएगा, तो 10 भी 2 से कट रहा है, तो मतलब पी स्क्वायर भी 3 से कटेगा। तो लिख देंगे पी स्क्वायर जो है, चूँकि पी स्क्वायर कामा 3 से विभाजित है, विभाजित है। और जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो मतलब इसका जो वर्गमूल होगा, अर्थात जैसे ये 10 था, 100 का वर्गमूल 10 था, तो पी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, पी होगा, तो इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। और जब ये दोनों आपस में विभाजित हैं तो अच्छी बात ना, इसी के तो माध्यम से ये सिद्ध होगा कि ये अपरमेय है, परमेय नहीं है, जो मैंने माना वो गलत है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब विभाजित है। अब आगे फिर क्या करेंगे कि ये जो p है आपके पास, ये जो p है इसके स्थान पर हम कुछ अन्य संख्या मान लेंगे। ठीक, माना p बराबर क्या है आपका t, मान लिया कि p बराबर क्या है आपका t है, और जिससे भाग दिया जाएगा वो हमेशा लिखा जाएगा यहाँ पर इसके साथ। तो माना p बराबर 3t है, माना p बराबर 3t है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम इसके स्थान पर रखेंगे, तो आइए रखते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में इसे रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, क्यू स्क्वायर है और बराबर है पी स्क्वायर बटा 3 के। तो क्यू स्क्वायर है बराबर पी के स्थान पर क्या रखना है आपको 3t, पी के स्थान पर क्या रखना है 3t। अब इसके ऊपर जब घात 2 है तो इसके भी ऊपर घात 2 होगा और बटा 3। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और t का स्क्वायर टी स्क्वायर और बटा 3। ये 3 से फिर डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो बचा क्या आपका क्यू स्क्वायर बराबर बचा 3t स्क्वायर। क्लियर, इतना बचा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी 3 को q में भाग दे देंगे, तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3 ना, ये 3 मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर बटा 3 हो गया। अब फिर वही लिखेंगे, समीकरण 3 ये बन गया, तो लिख देंगे ये जो क्यू स्क्वायर है, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर कामा 3 से क्या है विभाजित है, विभाजित है। अभी इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे कि कैसे किया है, कुछ कठिन नहीं, बहुत सरल है। देखिए, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा q वो भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ कारण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व
3 से स्पष्ट है कि यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 से 1 से अधिक गुणनखंड हैं, और जब भी 1 से अधिक गुणनखंड होगा तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाती। तो विरोधाभास से इसलिए विरोधाभास से हमारा यह मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह कथन सर्वथा क्या है? गलत है या असत्य है। ठीक, तो लिख देंगे √3 डज नॉट इक्वल टू p/q, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो ये आपको इतना करने से 2 नंबर मिलेगा। ठीक, इतना करने से आपको कितना मिलेगा? 2 नंबर। अगर न समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक, अब इसे शॉर्टकट में कितना जल्दी समझ लें ये आइए देखते हैं। अभी तो मैंने एकदम विस्तार में बताया जिससे कि आपको 2 नंबर, एक भी नंबर आपका कट ना पाए पेपर में, ऐसा बताया है। अब आइए देखते हैं ये कितना छोटा है, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। आइए छोटे में देखते हैं इसे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें ये बहुत छोटा है। ठीक, तो देखिए क्या आपको करना है कि जो √3 है ये परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है ना, सिद्ध करने से अपरिमेय। देखिए, आपको यही करना है कि एक बार q से √3 में भाग देना है, और एक बार p से √3 में भाग देना है। और नहीं विश्वास होता तो देखिए मैंने क्या किया। देखिए यहाँ देखिए, p में 3 से भाग दिया कि नहीं, p में 3 से भाग दिया कि नहीं, आप कहेंगे जी दिया। यहाँ देखिए q में 3 से भाग दिया कि नहीं, दिया। तो यही करना है, बस यही किए हैं, उसके बाद यही सिद्ध हो गया, बात खत्म। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इस 3 से एक बार p में भाग दे देना है। अगर मैंने यहाँ कुछ गलत बोला इससे पहले तो उसके लिए सॉरी। इस 3 से एक बार p में भाग देना है, और इसी 3 से एक बार q में भाग दे देना है, बात खत्म। अब देखिए शॉर्टकट में कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले इसका इसमें गुणा किए हैं, तो √3 q बराबर p, फिर स्क्वायर किए तो स्क्वायर खत्म, तो 3 खत्म, q स्क्वायर हो गया, ये बराबर p स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इस 3 से इसमें भाग दिए तो q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर बटा 3, बस इतना किए। उसके बाद वही लिखना है कि चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, दूसरा काम क्या किए हैं, फिर इस p के स्थान पर मान लिए कि 3t है, p के स्थान पर क्या माना 3t है। अब ये इसी 3t को इसी समीकरण 1 में रखा है, तो रखा है तो q स्क्वायर बराबर हो गया 3t इसका होल स्क्वायर और बटा 3। फिर इसका क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 9t स्क्वायर बटा 3। 3 से इसे डिवाइड किए तो q स्क्वायर बराबर आ गया कितना 3t स्क्वायर। हमने क्या किया था, इसी 3 से q में भाग देना है। अब t इसको इसमें भाग दे दीजिए, q स्क्वायर बटा 3 हो गया। तो बस उसके बाद फिर वही लिखना है। तो इतना छोटा है ये सवाल, देख लीजिए, एक लाइन में इतना छोटा है और कुछ है नहीं। बस थोड़ा लिखने से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है सवाल, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इससे भी शॉर्ट मेथड बताऊँगा। ठीक। दूसरा आपका दिया है, देखिए ये नया सवाल है जो कि आपके पूरे किताब में नहीं है, चाहे वो NCERT बुक हो और चाहे वो डॉक्टर मनोहर रे हो, हर स्वरूप में हो सकता है, वो मैंने नहीं चेक किया है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो जानता हूँ। तो कहा है कि θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए। θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए यदि tan θ1 प्लस θ2 बराबर tan θ1 प्लस tan θ2 बटा 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, और जहाँ tan θ1 बराबर 1/2 और tan θ2 बराबर 1/3 है। ठीक। तो आइए इसे मैं एकदम शॉर्ट मेथड में बताता हूँ ना। एक बार शॉर्ट मेथड में बताता हूँ, उसके बाद लॉन्ग मेथड बताता हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। आइए देखते हैं, ये आप हो सकता है इस बार बोर्ड पेपर में फिर बने। क्या कहा है कि θ1 और प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यही हमें मेन रूप से निकालना है, इसका मान कितना होगा। और दिया क्या है, दिया है कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर tan θ1 प्लस tan θ2 बटा 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, ये आपको दिया है ना। अब आइए देखते हैं कैसे होगा। और क्या दिया है, दिया है कि tan θ1 जो है वो 1/2 है। tan θ1 जो है वो 1/2 है। और दूसरा दिया है कि tan θ2 जो है वो भी 1/3 है। तो बस इसी के ऊपर मान रखना है। tan θ1 का मान 1/2 तो यहाँ रखेंगे, tan θ2 का मान 1/3 तो यहाँ रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, हम रखते हैं। ये देखिए tan θ1 का स्थान क्या रखना है, 1/2 तो रख देंगे। ये देखिए tan θ1 प्लस θ2 बराबर रखेंगे 1/2 प्लस 1/3, फिर बटा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3 आया। अब आगे चलिए, फिर इसे रिपीट करेंगे। tan θ1 प्लस θ2 बराबर इसका 3 का इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और बटा 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 आया। अब फिर पूरा का बटा 1 माइनस, जब गुणा रहेगा बीच में तो सामने सामने गुणा किया जाता है, और जब प्लस और माइनस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक। तो 1 का गुणा 1 में तो 1 और बटा 3 दूनी 6। आगे चलते हैं। 3 और 2 5 बटा 6, फिर बटा 6 1 के 6 कह ना कि माइनस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा 1 में तो 6, 1 का गुणा 1 में तो 1 और बटा 6 का गुणा 1 में 6। ठीक। आगे ये 5/6 हुआ, और फिर पूरा का बटा 6 में से 1 गया 5 और बटा 6। ये पूरी तरह से अच्छा कट गया कि नहीं, आप कहेंगे जी सर कट गया, क्योंकि 5/6 ये भी है, 5/6 ये भी है। तो जब कट गया तो बचा क्या, आपका बचा tan θ1 प्लस θ2 बराबर बचा 1। tan θ1 प्लस θ2 बराबर कितना बचा 1। और tan में 1 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर tan में 1 जो है वो 45 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 45 का। किसका मान होता है, tan 45 का, 45 डिग्री। तो tan से tan खत्म, तो थीटा का मान कितना निकला, 45 डिग्री। कितना निकला, 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि θ1 प्लस θ2
बराबर क्या होगा, तो रख देते हैं θ1 यही होगा, θ2 भी यही होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर इतना है। तो ये 45 प्लस ये 45 बराबर 90 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं π/4। तो चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, दोनों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आया, ये आप लिखेंगे तो जोड़ जोड़ के लिखा गया है, लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों को जोड़ने पर, तो यही होगा। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं अपने 21 के थर्ड वाले क्वेश्चन पर, 2 नंबर के लिए। थर्ड वाला क्वेश्चन फिर देखिए क्या कहा है। तीसरे में कहा है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है जिसका आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है, घन है, और क्या दिया है, आयतन। तो जो दिया है वही फार्मूला लगेगा, आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब। क्या होता है, a क्यूब, अर्थात a क्यूब का मान जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कहा है कि संलग्न फल को, संलग्न का मतलब जो उससे सटे हुए हैं, संलग्न का मतलब जो भुजा उससे सटी हुई है उसे संलग्न कहते हैं। संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया, घनाभ बनाया गया। घन से क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड पेपर में आता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, और ये जितना क्वेश्चन हो रहा है बोर्ड पेपर में हूबहू इसी में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, क्या 10 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो अच्छे से इसे रिवीजन कीजिए। जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ उसे एक नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रख करके हर बार उसे रिवीजन करते रहिए। कई पेपर सॉल्व करवाऊँगा इसी तरह से, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर पेपर रखा हूँ तो इससे सॉल्व करवाता रहूँगा। देखिए 21 नंबर का थर्ड वाला कहा है कि 2 घन है। तो घन कैसे बनते हैं, ये आपका हो गया घन। क्या हो गया, घन। और कितने घन है, 2 घन है। ये हो गया आपका 2 घन, और दोनों घन का जो आयतन है ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए सेंटीमीटर है कि मीटर है, केवल सेंटीमीटर। तो दोनों घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि घन का आयतन, आयतन को दर्शाते हैं v से, v क्यूब बराबर दिया है कितना, 64। यहाँ s दर्शा सकते हैं क्योंकि घन की भुजा जो होती है a होती है। तो v बराबर, ये क्यूब हटेगा तो इस पर आएगा, तो ये हो गया 64 क्यूब। और 64 का घन क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 होता है, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64। तो 4 सेंटीमीटर इसका आ गया क्या, भुजा, अर्थात a, इसे a भी लिख सकते हैं, a क्यूब। ठीक, तो भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब इसको मिलाकर, मतलब घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है घन का, कि जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, वो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी 4 4। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर रहा है, मिलाया जा रहा है। क्या कर रहा है, मिलाया, मतलब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको आगे कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो ये एक घन हुआ
एक क्या, अब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं इसमें, देखिए ये जोड़ दिया गया, दोनों घनों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब जोड़ा गया तो ये आपका 4 था, अच्छा बताइए ये आपका कितना था, 4 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक के, और ये भी आपका कितना था, 4 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक का, और ये ऊंचाई आपका कितना था, 4 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक, और ये चौड़ाई कितना था, 4 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एकदम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। जब था, अब अच्छा बताइए, जब इसे जोड़ा गया और जोड़कर क्या बन गया, ये अब घनाभ बन गया, क्या बन गया, घनाभ। तो यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, और जब पूरा अगर मिला दे तो 4 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन हो गया, लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई दोनों एक ही है ना, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं और लंबाई में परिवर्तन। तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर घनाभ की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र आपको अच्छे से आना चाहिए। तो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 × LB + BH + EHL, ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय का। और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख देता हूँ, देखिए यही है। अब 2 कोष्टक में 2 गिनतियों या 2 अक्षरों के बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह, मल्टीप्लाई, गुणा, याद रख लीजिए। तो L का मान 8 गुणे B का मान 4 प्लस फिर 8 B का मान 4, H का मान 4 प्लस 8 गुणे 4, ये हो गया। 2 गुणे 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 32, 32 32 64, 64 और 16, 64 और 16 कितना, 64 और प्लस 16, तो 6 4 10 और 7 1 8, 80। तो 2 गुणे 80, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, गुणे का, तो 80 गुणे 2 बराबर 160 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था, आपका क्षेत्रफल था। तो आशा है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, चित्र बनाकर अच्छे से समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीछे ये था, इसका स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं थोड़ा, ठीक। आइए चलते हैं इसके 21 के चौथे नंबर पार्ट की तरफ। चौथा नंबर पार्ट क्या है, माध्यिका। चौथा नंबर पार्ट क्या है आपका, माध्यिका घ वाला। कहा है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए लिखते हैं इसका वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखिए 21 का चौथा पार्ट, 21 का चौथा पार्ट क्या है, ये है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये आपका क्या है, बारंबारता। जब भी माध्यिका शब्द बोले, क्या बोले, माध्यिका, क्या बोले, माध्यिका बोले या माध्यक बोले, क्या बोले, माध्यिका या माध्यक, दो चीज बोले, हाँ, तो उसका मतलब होता है उसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, संचयी बारंबारता। ध्यान से, अगर माध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है, और उसमें हमेशा संचयी बारंबारता निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो यहाँ अब दूसरा क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता,
बारता। ठीक, अब संचयी बारंबारता लिखने के बाद, संचयी बारंबारता लिखने के बाद क्या करना है आपको, वर्ग अंतराल और बारंबारता उतारना है सबसे पहले। तो वर्ग अंतराल क्या है, आइए उतारते हैं इसे। वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से लेकर 60 तक ना, 10-10 का अंतर दिया है। तो ये हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो ये 60 तक पूरा दिया है। आगे बढ़ते हैं बारंबारता में। बारंबारता आपको क्या दिया है, 7, 12, 18, 15, 7, 12, 18, 15। फिर क्या दिया है, 10 और 3, 10 और 3। अब आप भली बात जानते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, बताऊँगा आपको संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं संचयी बारंबारता निकालना। तो संचयी बारंबारता निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले लाइन एक पढ़ लीजिए। जो यहाँ पर होगा बारंबारता का पहला गिनती, उसे ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया जाता है। ठीक, संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता की जो पहली गिनती होगी उसे क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। और जब उतार लेंगे तो उस 7 को बारंबारता के जस्ट, नहीं तो ऐसे छोड़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इस वाले को इसमें जोड़ देंगे। 7 को 12 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 19। कितना आएगा, 19। 7 प्लस 12 बराबर कितना आएगा, 19। और इस 19 को अब 18 में जोड़ेंगे। इस 19 को किस में जोड़ेंगे, 18 में। तो 19 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 9, 8, 17 और 2, 3, 37। और इस 37 को अब 15 में जोड़ेंगे। तो 37 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 12 और 3, 1, 4, 1, 5, 52। और इस 52 को 10 में जोड़ेंगे। तो 52 और प्लस 10, 52 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 0 और ये हो गया 6। हाँ, अब मतलब 2 और 6। और इस 62 को किस में जोड़ेंगे, 3 में। तो 62 प्लस 3, 62 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 65। तो आपका जो संचयी बारंबारता है 65। ठीक, आपका संचयी बारंबारता कितना आ गया, 65 आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या करना है, हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका का सूत्र होता है L ना, माध्यिका का सूत्र लिखते हैं, माध्यिका बराबर होता है L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF और बटा F मल्टीप्लाई H। तो ये आपका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F मल्टीप्लाई H। ठीक, तो आइए निकालते हैं। क्या है, L जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होती है, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या है, उससे पहले हम आइए निकालते हैं माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है। ये बताइए, आपका सम संख्या है 65 की विषम संख्या, तो आप कहेंगे सर विषम है। तो विषम है तो विषम के लिए क्या फार्मूला होता है, तो ये भी अब देखिए। चूँकि संचयी बारंबारता विषम है, तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है, n+1/2 होता है। विषम के लिए सूत्र क्या होता है, n+1/2। तो ऐसे करेंगे, 65 और प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 66/2
बराबर कट के बाद 33, क्या आएगा 33। अब इस 33 को देखिए कि ये किस में आता है ना, 33 को संचयी बारंबारता मिलाइए कि किसके अंदर आ जाएगा, बताइए। 7 में 33 कभी आएगा, नहीं आएगा। 19 में नहीं आएगा। 37 में आप कहेंगे सर आ जाएगा, तो 37 को हम क्या कर लेंगे, 37 से लेकर वर्ग अंतराल तक सभी को क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। अब इसमें ये जो वर्ग अंतराल में जो वर्ग हम चुने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग क्या हो गया, कौन सा वर्ग, माध्यक वर्ग। ठीक, माध्यक वर्ग। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आपके पेपर में आता है कि माध्यक वर्ग बताइए, 1 नंबर विकल्पी क्वेश्चन आता है। ठीक, माध्यक वर्ग बताइए, जो मैंने आपको नहीं बताया था पीछे वाले में, तो माध्यक वर्ग बताइए ना। तो ये आपका क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। और जब माध्यक वर्ग ये हो गया, माध्यक वर्ग हो गया, तो इसी से आपका निम्न सीमा अर्थात L का मान निकलेगा, और इसी से आपका H का मान निकलेगा। किसका मान, L का मान और H का मान। तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग, चूंकि माध्यक वर्ग 20 से 30 है, तो L का मान कितना हो जाएगा, जो पहला वाला होता है वो L होता है, तो ये हो गया 20। इसे क्या कहते हैं, निम्न सीमा। निम्न सीमा। और H का मान क्या है, H का मान जो होता है वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक, तो उच्च सीमा आपका 30 है और निम्न सीमा आपका 20 है, दोनों को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो H का मान आपका 10 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगला है, अगला इसमें क्या है, n/2। n/2 आपका ये है, n/2 कौन सा है, ये वाला। n/2 जो होता है वो यही मान होता है 65। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, n/2 बराबर n/2 जो है वो n का मान 65 है, तो 65/2 बराबर। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर 64 होता तो 64 खाता 32, और उसमें एक और जुड़ा है तो मतलब उसका आधा 0.5, तो हो गया 32.5। इसे काटने पर कितना आएगा, 32.5। तो n/2 का पूरा मान कितना आ गया, 32.5। जहाँ n/2 रहेगा उसके स्थान पर 32.5 रखेंगे। अब आगे है CF। क्या है आगे, CF, चाहे उसे CF बोलिए चाहे C बोलिए, दोनों बात एक ही है। अब CF निकालना है, तो CF आपका क्या होता है, तो CF जो होता है वो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। हाँ, माध्यक वर्ग के, तो माध्यक वर्ग कौन सा है, ये देखिए, ये आपका माध्यक वर्ग था ना, और माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता के ठीक पहले, पहले का मतलब जो पहले आया हो, तो इससे 37 से पहले कौन आया, तो आप कहेंगे सर 37 से पहले 19 आया है, अर्थात ये आपको किसका मान है, CF का मान है। किसका मान है, CF का मान है। तो CF का मान कितना है आपका, 19। आप कहेंगे सर 19 है, तो ये आपका CF का मान आ गया। ठीक, किसका मान आ गया, CF का मान। आगे फिर आपका क्या है, F है। क्या है, F। तो F जो होता है वो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। देखिए सूत्र में F है ना, तो F जो होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये जो है माध्यिका वर्ग की, तो माध्यिका वर्ग ये है, माध्यिका वर्ग ये है, चाहे माध्यिका बोलो चाहे माध्यक बोलो, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग ये चुना है तो इसकी बारंबारता ये है F। F का मान क्या हो गया, 18। तो यहाँ लिखेंगे F का मान कितना हो गया, 18। तो ये हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और
h ये निकल चुका है। तो अब सब काम हो गया। एक बार अच्छे से यहाँ पर एक लाइन से सब लिख देते हैं। क्या है, f का मान आपका दिया है 18, CF का मान मैंने निकाला 19, n/2 का मान मैंने निकाला 32.5, L का मान मैंने निकाला 20, H का मान मैंने निकाला 10। तो ये सभी मान दे दिया है। अब बस आपको फार्मूले पर रखना है। ठीक, तो आइए फार्मूले पर इसे रखते हैं ना। तो फार्मूला आपका क्या था, मैंने बताया माध्यिका वर्ग बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और पूरा का बटा कितना F और मल्टीप्लाई H। फिर मैंने एक बार फार्मूला लिखा जिससे आपको रिपीट हो जाए। तो आइए L का मान कितना था आपका, तो आप कहेंगे सर L का मान 20 था, तो 20 प्लस n/2 का मान 32.5 था, CF का मान कितना था 19 था, और F का मान कितना था, F का मान आप कहेंगे सर 18 था, कितना था 18 था, H का मान कितना था 10, तो यहाँ 10 हो गया। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये 20 ऐसे हो गया, प्लस जब 32.5 में से 19 को घटाएंगे, 32.5 में से 19 को घटाएंगे तो 13 कितना आएगा 5, कितना आएगा 13.5। तो यहाँ पर हो गया 13.5 और बटा 18 और गुणे कितना है आपका 10 है। इस 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 20 प्लस 1 दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, तो आएगा केवल 135 और बटा 18। और जब इस 18 से 135 में भाग देंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 7.5, कितना आएगा 20 प्लस 7.5। 18 से 135 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 7.5 बार, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 27.5। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल बच्चों बताने में इतना समय लगाया, अगर आप एक एक शब्द मेरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको माध्यिका जो है वो बहुत सिंपल लगने लगेगा। क्या लगेगा, सिंपल लगने लगेगा ना। और ये आपके पेपर में कितने नंबर का आता है, 4 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 4 नंबर का दिया है, इसके आगे आपको यहाँ पर 2 नंबर का दिया है, इसके आगे आपका 4 नंबर का दिया है। खैर आइए चलिए करते हैं 21 का पार्ट नंबर 5। 21 का पार्ट नंबर 5 क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 का है कि बिंदुओं, ठीक क्या कहा है देखिए, बिंदुओं 1, -5 -4, 5 को मिलाने वाले, देखिए जहाँ शब्द आ गया अगर बिंदुओं, क्या शब्द आया बिंदुओं, ध्यान से पकड़िए ये सब, अभी आप तक पकड़ नहीं पाते होंगे, आज के बाद पकड़ना सीख जाएंगे। बिंदुओं, अगर शब्द आ गया बिंदुओं क्या है आपका 1, -5 और दूसरा बिंदु आपका क्या है -4, दूसरा बिंदु है -4, 5। तो जब ये दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका x1 और ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 का मान दिया है। ठीक, अब आगे क्या कहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, क्या कहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष, कौन सा अक्ष, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, अर्थात x अक्ष, यही समझना है। अगर x अक्ष बोल रहा है तो मतलब वो x अक्ष पर बैठा हुआ है। अगर x अक्ष बोल रहा है तो कहाँ पर बैठा है, वो x अक्ष पर बैठा है रेखा। अगर y अक्ष बोलता तो वो रेखा कहाँ पर बैठी होती, y अक्ष पर बैठी होती। ठीक, अगर x अक्ष बोल रहा है तो रेखा x अक्ष पर बैठी है, और y अक्ष बोल रहा है तो रेखा y अक्ष पर बैठी है। ठीक, तो जब x अक्ष पर बैठी है तो x जो है वो ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, और y अक्ष पर नाम निशान नहीं है, अर्थात y अक्ष का मान 0 लिख दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर
ये जो होगा आपका बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु। ये आपका बिंदुओं हैं तो ये वाला आपका बिंदु होगा। तो लिखेंगे चूंकि रेखा x अक्ष पर विभाजित करती है और जब रेखा x अक्ष पर विभाजित करती है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा x, क्योंकि x पे बैठा है तो x वाला वैसे रहेगा, और y अक्ष पर नहीं जाए तो y अक्ष वाला 0 मान लिया जाएगा। ओके, क्लियर इतना आपको? अब ये आपका हो गया। अब आगे क्या कहा है? कहा है कि x अक्ष को विभाजित, और जहाँ शब्द क्या आ जाए? विभाजित। जहाँ शब्द विभाजित आ जाए तो आपको हमेशा एक सूत्र याद करना है। क्या? अंतः विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? अंतः विभाजन सूत्र। ठीक, अंतः विभाजन सूत्र अगर नहीं याद है तो आइए देखते हैं कौन सा होता है विभाजन सूत्र। तो ये है विभाजन अर्थात x, y बराबर सूत्र होता है आपका m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। तो ये आपका विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र है? विभाजन। अगर सवाल में केवल आपसे विभाजन बोला है तो आपको यही सूत्र हमेशा लगाना है। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या कर दे? बोल दे बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन? बाह्य। बाह्य का मतलब बाहर। अगर कोई बाहर रहता है, आप बताइए, अगर कोई शहर में रहता है ना, अगर कोई घर से दूर रहता है तो उसका खर्चा ज़्यादा लगता है, और कोई घर ही रहता है तो उसका खर्चा कम लगता है। अगर कोई विदेश जाता है तो उसका खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ों को खरीदना पड़ता है। लेकिन गांव में हर एक चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ता। यहाँ पर चावल, गेहूँ, ये सब घर का मिल जाता है। लेकिन बाहर आपको चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, आटा खरीदना है, सब चीज़ खरीदना है, तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है। और जहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है वहाँ पर आप क्या करेंगे? माइनस में रहेंगे, अर्थात आपके पास रुपए कम बचेगा। और जहाँ पर आपका कम खर्चा होगा वहाँ पर आपका रुपए ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जब केवल विभाजन बोले तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है यहाँ पर बीच में, ठीक। और जब बाह्य बोले तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि आप खर्चे में डूबे रहेंगे, अर्थात रुपए कम रहेगी। अब समझ गए होंगे। बाह्य अगर बोलेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, अंतः बोलेगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए, ये आपका बिंदु दिया है, x के स्थान पर x और y के स्थान पे 0। x के स्थान पर x और y के स्थान पे 0, ठीक। और ये बिंदु ये वाला है। देखिए, इसमें वही वाला उठाइए जो आपको 0 हो। कौन सा 0 है बताइए? ये x के स्थान पे x है और y के स्थान पे 0 है, तो बताइए y वाला 0 है कि x वाला? आपका आंसर y वाला। तो ये x जो है इससे संबंध रखता है, क्योंकि यहाँ पर x है, इसके परिवार के सदस्य यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये y वाला इससे संबंध रखता है, क्योंकि इसके परिवार के सदस्य यहाँ मिल रहे हैं। तो हम y वाला पक्ष सॉल्व करेंगे और आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। लिखते हैं, यहाँ पर 0 था और बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ठीक। अब इस पर रखकर सॉल्व करते हैं। आपका बिंदु क्या क्या दिया था, फिर से एक बार लिख लेते हैं। बिंदु दिया था आपको 1, -5, और दूसरा बिंदु आपको क्या दिया था? -4, -4, ठीक। रखते हैं। ये आपका क्या होता है? ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो बस आइए सॉल्व करते हैं। ये 0 होगा, यम के स्थान पर कुछ नहीं पता है, यम का मान ही नहीं दिया है। और यम और यन क्या होता है? यम अनुपात यन, यही होता है विभाजित, अर्थात यही आपका विभाजित होता है। इसी के कारण विभाजन सूत्र लगता है, ठीक। यम यन नहीं दिया तो ऐसे रख देंगे यम, क्योंकि हमें यही निकालना ही है।
क्या करना है, यही हमें निकालना है, फाइंड करना है। m ऐसे रहेगा, y2 का स्थान पर कितना है आपका 5, तो 5 हो गया, प्लस n के स्थान पर n, y1 के स्थान पर -5, तो -5 हो गया, और पूरा का बटा m प्लस n। कोई परेशानी नहीं, आप कहेंगे नहीं है, ठीक। इस m प्लस n का गुणा इसमें कर देंगे 0 में, तो पूरा 0, 0 कभी किसी को हीरो नहीं बनने देता, तो ये पूरा हो गया 0। तो बचा क्या, 5 का गुणा m में तो 5m, और प्लस ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 5 का गुणा n में तो 5n, और बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि इसका गुणा 0 में होगा 0। ये -5n है, उधर जाएगा तो +5n, ठीक। तो 5m बराबर +5n, आया समझ में। अब हमें निकालना है m अनुपात n का मान, तो m ऐसे रहेगा, n इधर आएगा, n बराबर, जब n इधर आएगा तो बचेगा क्या 5, और ये 5 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m अपान n इक्वल टू 1/1, अर्थात क्या निकल गया है, m अनुपात n बराबर 1/1। अब हमें क्या कहा, हमें क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो निर्देशांक निकालने के लिए अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे, ठीक। और किसका निर्देशांक निकालना है, y वाला हमें पता है 0, तो x का निकालना है, तो अब x वाला पक्ष लेकर सॉल्व करेंगे। तो x वाला सूत्र क्या था, x वाला था m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, बस इसी पर रख के सॉल्व कर दें। x जैसे वैसे रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है हमें। अब m का मान 1 गुणे x2 का स्थान पर क्या है आपका -4, तो ये -4 प्लस n के स्थान पे 1, और x1 के स्थान पे 1, और बटा हो गया 1 प्लस 1 आया। ये 1 1 जुड़ेगा 2, और 2 का गुणा x में, तो ये हो गया 2x बराबर -2 -4 का गुणा 1 में हुआ तो -4, और प्लस 1 का गुणा 1 में हुआ तो +1, ठीक। ये 2x बराबर हो गया 4 में से 1 घटा -3, और ये गुणा था बीच में, इधर जाएगा तो प्लस, तो -3/2 x का मान आ गया, ठीक। अब अंत में लिखना क्या, अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक -3/2 0 होगा, ठीक। तो ये आपका क्लियर हुआ, ये आपका 2 नंबर क्लियर हुआ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है दूसरे का। अब सोचो ये 2 नंबर के क्वेश्चन बताने में केवल 1 घंटा बीत जा रहा है, 6 क्वेश्चन बताने में 1 घंटा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अगला है, कहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, मतलब ये वृत्त से संबंधित है थोड़ा, लेकिन चैप्टर 7 ही का है। किसका है, चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। 21 का छठा पार्ट, 21 का कौन सा पार्ट, छठा। तो ये आपका एक वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, और ये आपका वृत्त का व्यास हो गया, ये आपका पॉइंट ए हो गया, और ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका केंद्र ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। ए हमें पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं x और y, x1 और y1। ये हमें पता है केंद्र का मान कितना दिया है आपको, केंद्र का मान दिया है कितना, 2, -3, और b का निर्देशांक क्या दिया है आपको, तो b का निर्देशांक दिया 1, 4, तो 1, 4 हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये वृत्त है ना वृत्त, और जब वृत्त है और इसका केंद्र है, और केंद्र बताइए बीच में होता है कि आरी बगल होता है, आप कहेंगे सर बीच में होता है, तो बीच का मतलब मध्य, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, ठीक। नहीं जानते तो जान लीजिए, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र
तो मध्य बिंदु सूत्र होता है बच्चा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब आइए सॉल्व करते हैं। इससे अच्छे से फिर से एक बार लिख देते हैं। x कामा y बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये आपका फार्मूला है। आइए रखते हैं, ये क्या दिया है, x1 और y1, इसका मान हमें निकालना है। ठीक, किसका मान निकालना है, x1 y1 ये है, और ये आपका है x2 y2। क्या है, x2 y2। आइए रखते हैं। देखिए ये x के, ये आपका क्या है, x है, ये आपका y है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ रख दीजिए 2। x के स्थान पर क्या रख दीजिए, 2, क्योंकि x का मान कितना दिया है, 2 बराबर, और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x2 का मान, x2 का मान कितना दिया है, 4, 1, x2 का मान कितना दिया, 1, और यहाँ बटा 2। इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो x1 प्लस 1 बराबर 4। ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, तो x1 बराबर आ गया कितना, 3, क्योंकि 4 में से 1 गए 3। आया यहाँ तक। दूसरा, ये वाला इसके बराबर होता है, तो y का मान कितना दिया आपको, -3। y का मान कितना दिया, -3, तो यहाँ हो गया -3, और बराबर y1 के स्थान पे कुछ नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, प्लस y2 का स्थान कितना है, 4, और बटा कितना हो गया, 2। 2 का इसमें गुणा करेंगे 6, तो y1 प्लस 4 बराबर हो गया -6। ये +4 उधर जाएगा तो -4 होगा, तो y1 बराबर हो जाएगा -6 -4, और y1 बार का मान कितना आ गया, 6 4 10 -10। ठीक, अब कहा था a का निर्देशांक, तो लिख देंगे अतः a का निर्देशांक कोष्टक में 3 कामा -10 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और आपको 12 नंबर पूरे प्राप्त हो गए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, आपके डिमांड पर लाया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के प्यार सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, अर्थात 21 का 5-6 पार्ट समाप्त। अब 22 का पार्ट शुरू होगा। 22 का पहला सवाल है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ky इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। क्या हल है? अद्वितीय हल है। तो यही एक सवाल बताएंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर बहुत चला जाएगा और बहुत समय हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं 22 का पार्ट नंबर पहला ना। हमें क्या निकालना है? k का मान निकालना है। तो k बराबर क्या, समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस ky बराबर 1, दूसरा 3x माइनस 5y बराबर 7 ना। अब इससे पहले इनके हम तीनों नियम को आपको समझाते हैं। क्या होता है? पहला नियम होता है कि रेखा जब प्रतिच्छेदी होती, क्या होती है? प्रतिच्छेदी। ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी मतलब कहीं भी एक बिंदु पर कहीं क्या करिए? काटे। और जब एक बिंदु पर काटेगा तो इसका कैसा हल होगा? आप कहेंगे एक हल होगा। कैसा हल होगा? एक हल होगा, ठीक। जब ये दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो कितने बिंदु पर काटती हैं? तो आप कहेंगे एक बिंदु, क्योंकि दो रेखाएं जब भी किसी को काटेंगी तो एक ही बिंदु होगा उसका, तो इसलिए उसका एक हल होगा।
और उसी को कहते हैं संगत हल। कैसा हल? संगत हल। जब भी कोई सटेगा या कटेगा तो संगत बोले जाएगा। और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। कौन सा हल बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक। और इस समय जो इसका समीकरण होता है, ये चूंकि एक रेखा है तो पहले रेखा का समीकरण जो होता है, पहले रेखा का समीकरण, पहले रेखा का समीकरण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये होता है। और दूसरा रेखा है तो दूसरे रेखा का समीकरण क्या होगा सर? तो आप कहेंगे सर दूसरे रेखा का समीकरण a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 होता है। एकदम क्लियर? तो इसमें क्या होता है, ये जो नियम लागू होता है द्वितीय का, होता है कि a1 अपान a2, a1 अपान a2, x खत्म हो जाएगा तो a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के। ठीक। या इसी को और लिख सकते हैं कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के। क्लियर? तो ये नियम रखिए याद अद्वितीय हल के लिए या संगत हल के लिए या एक हल के लिए। आपसे यह हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और इस बार तो ये बोर्ड पेपर में 4 नंबर का पूछा गया है। कितने नंबर का पूछा गया? 4 नंबर का। ये ऑप्शन में भी आता है, 2 नंबर का भी आता है और 4 नंबर आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक। अब दूसरा इसका नियम होता है क्या? दूसरा नियम आपका होता है जब रेखाएं एक दूसरे की समांतर हों। क्या हो? समांतर। तो ये देखिए रेखा समांतर है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही होगा। पहले रेखा का समीकरण यही होगा, दूसरे रेखा का समीकरण ये होगा। और जब ये कभी एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करेंगी, जब ये एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, तो बताइए कोई हल होगा? अगर एक दूसरे को कभी जिंदगी में ये काटेंगे ही नहीं तो कोई हल होगा? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि जब ये काटेंगे ही नहीं तो एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। तो मतलब ये कौन सी रेखा है? पहली बात समांतर रेखा है। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। ठीक। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। जब ये समांतर रेखा है तो इसका जो पॉइंट निकलेगा एक भी हल नहीं होगा ना, एक भी हल नहीं होगा। ठीक। एक भी हल नहीं होगा, या इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई हल नहीं है तो इसलिए इसे बोला जाता है असंगत हल। असंगत हल। क्या बोला जाता है? असंगत हल ना। इसी को क्या बोलते हैं? असंगत हल। और तीसरा इसे क्या बोला जाएगा? तीसरा पॉइंट जो होगा वो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 को। तो ये होता है इसका तीसरा पॉइंट। तो ये 3 नियम इसको याद रखना है। अगला है तीसरा पॉइंट। तीसरा है क्या? समपाती रेखा। समपाती का मतलब एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा और आकर सवार हो जाए, मतलब देखिए इसका नाम है समपाती। कौन सा नाम है? समपाती रेखा। कैसी रेखा? समपाती रेखा। समपाती का मतलब संपात जाना, गांव के भाषा में बोलते हैं ना, बस संपात दिया तो का मारा कचर कचर के। ठीक। तो वही है समपाती। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं ना। तो जब मार रहे हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब काट रहे हैं, और जब काट रहे हैं तो वो कौन सा हल होगा? संगत होगा कि असंगत? आप कहेंगे सर संगत। एकदम। तो यहाँ लिखेंगे क्या? कैसा हल है? संगत हल है। संगत हल है। अच्छा बताइए, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर सवार हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? सवार हैं, तो कई रेखा है ना, 2 रेखा है, दोनों सवार है एक दूसरे के ऊपर, और रेखा का परिभाषा होता है कि बिंदु बिंदु के मिलने से जो पथ बनता है उसे रेखा कहते हैं। मतलब असंख्य बिंदुओं के समूह को ही क्या कहते हैं? रेखा। तो अर्थात ये कैसा हल है? इसका असंख्य हल है। ठीक। असंख्य हल है या अनंत हल है। इसी को क्या बोलेंगे? अनंत हल है या
कैसा हल है? अनंत हल है। ठीक, और जब अनंत हल है इसी को भी बोल सकते हैं ना असंख्य हल या अनंत हल और संगत हल। दूसरा पॉइंट इसे क्या बोल सकते हैं? दूसरा बताइए दूसरा क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर दूसरा इसका हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये होता है संपाती रेखा का नियम। संपाती हो गया, समांतर हो गया और प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, या कहे तो अगले वीडियो में फिर वीडियो ले आएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं करेंगे फिर भी लेते आएंगे, क्योंकि ये 1 घंटा 5 मिनट अर्थात 6 मिनट होने वाला है वीडियो ना, काफ़ी लंबा जाएगा, आप भी देखने में बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।